नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक्सपायरी का दिन, वीकली एक्सपायरी का दिन, जबकि भारतीय बाजारों के साथ शुरुआत जो हुई थी वो कमजोरी के साथ होते हुए दिखाई पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत कमजोर थे, जिसकी तर्ज पे भारतीय बाजारों की शुरुआत नेगेटिव नोट के साथ हुई। करीब करीब 150 अंकों के आसपास या 200 अंकों के आसपास की गिरावट आज शुरुआती कारोबार में देखने को मिली। उसके बाद फिर लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी सेकेंड हाफ के अंदर आई। इसको निफ्टी बैंक लीड कर रहा था। मेजरली इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक, बंधन, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी दिखा रहे थे। और बैंक्स के साथ साथ सपोर्ट जो था वो सिलेक्टिव मिड कैप, स्मॉल कैप में भी था। मिड कैप में सबसे पहले हरा निशान पहुंचा और स्मॉल कैप में भी हरा निशान आता हुआ दिखाई पड़ा। फिर निफ्टी बैंक में भी ग्रीन मूव आया और लोअर लेवल से निफ्टी मोरलेस रिकवरी के बाद बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि सेंसेक्स बंद भले ही प्रेशर के साथ होता हुआ दिखाई पड़ा हो, थोड़ा बहुत यहाँ पर दबाव जरूर रहा हो, लेकिन ओवरऑल मार्केट्स के अंदर लोअर लेवल से एक रिकवरी जरूर देखने को मिली थी। एक समय पर करीब करीब 180 अंकों तक की गिरावट यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी मार्केट्स में। लोअर लेवल से जो मूव था वो जरूर होता हुआ दिखाई पड़ा। सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर स्टोरीज आज भी डेवलप हो रही थी और लास्ट आवर में जो सेलिंग आई उसमें थोड़ा बहुत बाजार के अंदर प्रेशर वापस बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो बहुत ही चॉपी ऑब्वियसली, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन था, तो ये बाजार अनुमान लगा ही रहा था कि थोड़ी रिकवरी और थोड़ी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ेगी। अच्छी रिकवरी आई थी निफ्टी बैंक में, लेकिन लास्ट तक आते आते वो भी 200 अंकों के आसपास की गिरावट में बदल गई। निफ्टी में करीब करीब 17,750 के आसपास क्लोजिंग थी, जो कि लोअर लेवल से कुछ पुल बैक मार्केट में जरूर आया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। और आज जो बैकफुट पे आए वो सेक्टर जो कि अब तक तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे, मिसाल के तौर पे जो आईटी तेजी में था वो थोड़ा सा बैकफुट पे जाता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। और बातचीत करते हैं कुछ सवालों को लेकर। सबसे पहला सवाल शिवम मिश्रा साहब का, हर रोज की तरह। पहले तो मिश्रा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हर रोज आप सवाल पूछते हैं, सबसे अच्छी चीज तो ये है। खैर, रिलायंस इज टेकिंग डेट, दे टोल्ड वी आर नाउ डेट फ्री। मिश्रा साहब ये बात सही है, हाँ वो डेट फ्री थे और डेट केपेक्स के लिए जरूरी भी होता है, तो डेट लेना भी चाहिए, लेकिन कैपेसिटी भी देखिए ना। नेट कैश फ्लोज अगर उनको पॉजिटिव बना देते हैं तो ये डेट में कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा, डेट अगर लिया भी है तो आप मतलब कम लोग ये बात जानते होंगे, लेकिन रिलायंस अपनी खुद की इतनी बड़ी ट्रेजरी चलाता है जितनी बड़ी बैंक की ट्रेजरी होती है, यानी कि वो बहुत आराम से उस पैसे को मैनेज कर पाते हैं। कम ब्याज पर पैसा लेते हैं और ज्यादा ब्याज पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए रिलायंस के जो गेन्स होते हैं, ट्रेजरी गेन्स, वो कहीं ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा मनी मैनेज कर लेते हैं। तो अभी उसी के मद्देनजर उन्होंने एक ओवरसीज डेट रेज कर रहे हैं $400 करोड़ के आसपास का, जो कि 30,000 करोड़ रुपए बैठती है, लार्जेस्ट एवर है। और केपेक्स के लिए ऑब्वियसली इसका इस्तेमाल होगा। तो आप ये सोचिए कि केपेक्स होगा जहां, वहां कितना पैसा आएगा या वहां किस तरह की कंपनी कामकाज करेगी। हमेशा से इसी स्केल का केपेक्स होता है, तो उसी स्केल की रकम जुटाई जा रही है। जुटा भी तो देश की सबसे बड़ी कंपनी रही है, तो उस हिसाब से ही ये केपेक्स होगा। तो डिपेंड्स, इक्विटी कन्वर्ट नहीं हो रही सो फार, डेट पे ही है ये पैसा अभी तक। तो आगे देखते हैं कैसी सिचुएशन बनती है और केपेक्स का इस्तेमाल कहां हो रहा है, उसके ऊपर आप जरूर नजर रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और लॉन्ग टर्म व्यू ऑन बीएचईएल। निखिल साहब, आज ही सुबह बात हो रही थी सर्वेंद्र से और उन्होंने ये बात बोला कि बीएचईएल कंपनी जो है वो उनको पसंद है। यहां से वो 40 रुपए के लोस तो नहीं बनाएगा, ये उनका मानना है। उनको लगता है कि यहां से एक अच्छी तेजी आते हुए जरूर दिखाई पड़ सकती है स्टॉक के अंदर, लेकिन ऑब्वियसली मीडियम टर्म में ये कंसोलिडेशन में है। और कंसोलिडेशन मतलब एक दायरे के अंदर है, 67 के आसपास सेलिंग आ जाती है, 56 के आसपास से पुल बैक आ जाता है, तो वो किस करवट बैठता है उसको आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अदरवाइज सर्वेंद्र की जो राय थी वो आपके सामने मैंने रख दी है। इंडिया मार्ट फॉर लॉन्ग टर्म, मधुर साहब कुछ ज्यादा तेज चला हुआ शेयर नहीं है। आप एक बार चार्ट्स के चेक करिएगा, गूगल पे खाली देख लीजिएगा, वैसे दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट वैल्यूज है इस कंपनी की, इंडिया मार्ट की। अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप्स के अंदर, और फिर आने वाले टाइम में उसमें एक अच्छी वैल्यू क्रिएट होते हुए देखते हैं, तो उसमें से निकल जाते हैं, आईपीओ आ जाते हैं या कुछ ऐसे रीजन निकल आते हैं। कोर कारोबार आप पढ़ेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा किस तरह की स्थितियों में है। तो बेटर है, ये इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज के हिसाब से सोच रहा है तो बात अलग है, जोमेटो वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट था इनका। लेकिन बाकी अगर आप कारोबार को देख कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छे अच्छे विकल्प हैं, आप उनको भी तलाश सकते हैं। यहां पर एक ऑलरेडी बड़ी तेजी देखी भी जा चुकी है, तो ईज आउट होने दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें। अच्छा जी, होटल स्टॉक्स स्पेशली आईएचसीएल, इंडियन होटल आई गेस,
विक्रम साहब, होटल स्टॉक्स में प्रॉब्लम कुछ नहीं है और इंडियन होटल अमंग द लॉट सबसे अच्छा है, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब इनकी 2-3 अच्छी और 2-3 बुरी बातें सुन लें। पहली चीज, पूरे स्पेस में ज्यादातर जो होटल्स होते हैं वो इनकी ओन्ड प्रॉपर्टी नहीं होते हैं, ये मैनेज प्रॉपर्टीज होती हैं। कुछ होटल्स की ओन्ड है, कुछ की मैनेज्ड है, तो इनकी वेबसाइट्स पे या इनके ऊपर आप जाकर देख सकते हैं किस तरह की ओन्ड है और किस तरह की मैनेज्ड है। दूसरा, साल भर रेवेन्यूज इनके नहीं आते हैं, हर किसी भी सेक्टर में किसी भी जगह पे काम काज करते हैं तो भी। 3, अगर ये मैनेज्ड हैं तो इनके मार्जिन वैसे ही बहुत कम रहते हैं। 4, आप खुद भी ये बात जानते हो कि ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज आपको चाहिए होटल में कम से कम पैसा देकर, तो ऑब्वियसली बात है क्या इनको रेवेन्यू जनरेट करके देंगे आप, तो वो एक और वजह है। उसके अलावा डेट, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसके लिए डेट भी होता है, तो वो डेट एक और बड़ी चीज है। और मेजरली कोई होटल स्टॉक ने आज तक के इतिहास में शायद ही पैसा कमा के दिया हो, मीडियम टर्म मोमेंटम जरूर बना के दिया सबको, तो मीडियम टर्म मोमेंटम के लिए चेस कर सकता है। लेकिन अमंग ऑल अगर आप किसी में जाना भी चाहते हैं होटल में, तो इंडियन होटल द सेफेस्ट, आप उसी को ही देख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और शुक्रिया मिश्रा साहब। सजेस्ट सम न्यू लिस्टेड आईपीओ स्टॉक टू बाय एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। क्यों चक्रवर्ती साहब, क्यों न्यू लिस्टेड? ये बात नहीं समझ में आई मुझे। न्यू लिस्टेड है अभी, तो अभी जरा मेटल तो प्रूफ करने दीजिए। आप खुद ही देखिए ना कि आप जब कभी किसी कॉलेज में गए होंगे या स्कूल में गए होंगे, तो वहां जो बच्चा शुरू में आता है, उसका मेटल आपको क्या पता, क्या कैपेबिलिटी है उसकी, कितना अच्छा करेगा कितना बुरा करेगा, कुछ पता थोड़ी ना। तो समय दीजिए, जरा प्रूफ कर लेने दीजिए मेटल अपने आप को, बहुत कुछ आएगा अभी तो। जैसे मिसाल देता हूँ, 2004 में जब टीसीएस का आईपीओ आया था, तो उसके बाद 2008 की मंदी आई, 7 का वो तेजी आई, 2010-11 में से जो एक फॉल आया था चाइनीज, उसमें उसके बाद फिर वो नोटबंदी, ऐसे बड़े सारे मेटल, बहुत सारी ऊपर नीचे के बड़े बड़े इवेंट हुए, वो सब उसने देखे और उसके बाद वो जाके आज देश की सबसे बड़ी कंपनी है। तो इस तरह से मेटल प्रूफ करने दीजिए, बहुत सारी कंपनियों को करना पड़ता है ये सब काम, सब करेंगे, उसके बाद जो निकलेगा वो अच्छा ही होगा, ऑब्वियसली बात है। तो आप उसको तलाशिए, ज्यादा बेटर है। अभी क्यों जल्दबाजी मचा रहे हैं, कहाँ भागे जा रहे हैं? पुरानी लिस्टेड कंपनियों को देख लीजिए, उनमें इतना सारा माल मिल रहा है, उन्हीं में इतना अच्छा अवेलेबिलिटी दिख रहा है दामों में, उनको आप देख लीजिए, क्यों नए की तरफ भाग रहे हैं? कोई नई कंपनी का पुराना बिजनेस ही देख लीजिए, चलिए वो भी एक अच्छा एवेन्यू बन सकता है आपके लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं और नेल्को एंड फीएम। सर, नेल्को तो अच्छी कंपनी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। टाटा ग्रुप में टाटा कम्युनिकेशन, नेल्को और तेजस 3 कंपनियां हैं, तीनों में ही इस स्पेस में, तीनों में ही तेजी। और नेल्को तो एक तरफा चल भी रहा है, सर्किट चलता है आजकल, T2T में है, नीचे मिल जाए तो बढ़िया है, बहुत अच्छा है, आपके पास है तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। फीएम भी अच्छी कंपनी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन फीएम में वॉल्यूम थोड़ा कम रहता है, इसलिए फंसने के चांसेस होते हैं। वैसे दोनों कंपनी अच्छी हैं, अगर आपके पास हैं तो आप बने रहिए, नहीं है तो नीचे की तरफ खरीदारी करिएगा, यहां मत खरीदारी करिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और लोकल टीवी केबल ऑपरेटर प्रोवाइडिंग रेलटेल फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विसेज। मलिक साहब, तो आपको ये लग रहा है कि रेलटेल इसमें उतर सकते हैं? आप एक काम करिए, अगर आपको ये सही, मतलब ट्रिगर सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छा होता है कभी ऐसे ऐसे ट्रिगर ढूंढना, और ढूंढते भी रहा करिए आप, लेकिन मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। लेकिन एक बार आप केबल ऑपरेटर से बात करिए कि ये वही रेलटेल है जिस रेलटेल की हम बात करते हैं, और उस रेलटेल के कुल कारोबार का कितना हिस्सा इस कारोबार से आता है। तो आप ये चीजें देखिएगा, अगर ये सब चीजें सही हैं तो आप इसमें जरूर एंटर कर सकते हैं। लेकिन केबल ऑपरेटर कारोबार में डीटीएच भी है, उसके बाद अब तो आप खुद ही नेटफ्लिक्स और अमेजन पे पहुंच चुके होंगे, तो आप जानते होंगे किस तरह के कारोबार आप यूज करते हैं केबल का, कितना यूज होता है। छोटे शहरों में Tier 7 Tier 8 सिटीज में तो शायद हो भी सकता है, लेकिन फ्रंट में तो शायद ही होता है, और वो भी डीटीएच ही कवर कर देता है। तो सेक्टर भी देखिए, उसके बाद जो आपने ट्रिगर ढूंढा उस ट्रिगर को एक बार खोजबीन और कर लीजिए, उसके बाद रहना ज्यादा बेटर रहेगा इसके अंदर। HDFC लाइफ फॉर 9 months 691, व्हाट टू डू नाउ? गोलवा साहब, मैं कैसे बताऊं क्या करना चाहिए? होल्ड करिए अगर आपके पास है और आप होल्ड कर सकते हैं तो, अगर आप होल्ड नहीं कर सकते तो निकल जाइए, ऑब्वियसली बात है। देखिए सर, HDFC लाइफ पहले आज से लेके, मतलब पहले दिन से लेके आज तक यही बोलता आ रहा हूं कि वो कंपनी ये देश की सबसे बड़ी प्राइवेट लिस्टेड इंश्योरर है, सबसे बड़े मार्केट शेयर के लिहाज से। सेकंड इज SBI, थर्ड इज ICICI। जिस कारोबार में कंपनी हो, कारोबार में ग्रोथ भी बहुत है अगले 10 साल 20 साल में, 1-2 साल में नहीं। HDFC लाइफ का एक फ्लॉ, इसकी इक्विटी साइज बहुत बड़ा है, 377 करोड़ शेयर है,
लेकिन आईटीसी के आगे अभी भी एक चौथाई है। दूसरा फ्लॉ इसमें ऊपर के लेवल पे हमेशा स्टैंडर्ड लाइफ अपना स्टेक बेच जाता है, जो 3 बार कर भी चुका है, अभी 12% स्टेक है उनके पास। लेकिन अच्छी चीज, कारोबार ठीक है। थोड़ा कंसर्न कोविड की वजह से है, जिसकी वजह से इनको ज्यादा रीइंबर्समेंट देने पड़ रहे हैं लोगों को, लेकिन ऑब्वियसली बात है, रीइंबर्समेंट 1 साल होगा, 2 साल होगा, 4 साल होगा। इंश्योरेंस का प्रीमियम तो हर साल ही मिलेगा ना, और 4% देश की आबादी इंश्योर्ड है, 8% भी हुई तो कारोबार डबल मान के चलिए। और एलआईसी का आईपीओ री रेट करेगा सेक्टर को, तो ट्रिगर्स तो हैं इसके लिए। अब आपकी पॉसिबिलिटी क्या है, आपने क्या ढूंढा हुआ है इसके अंदर, आपका क्या गोल है, आप उसके हिसाब से ही फैसला लेंगे, आप उसके हिसाब से चुन सकते हैं स्टॉक को। फुटसी में है, मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट इंडेक्स एमएससीआई में है, बाकी सारे म्यूचुअल फंड के पास भी होल्डिंग है। तो सो फार तो इसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कंसर्न। बाकी आप देखिए, आपको क्या इसमें तलाशना है कि आपके उम्मीदें थी उतना खरा उतर पाया, नहीं उतर पाया तो निकल जाइए, बेस्ट है। ओके आगे बढ़ते हैं। सीईएससी 92। हाँ सर, सुजॉय साहब, इसमें एक खबर भी चल रही है इनफैक्ट ये कि शायद चंडीगढ़ में जो पावर की नई यूनिट लग रही है पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, उसके लिए सीईएससी सबसे छोटी बोली लगा चुका है और शायद वो इसको मिल भी जाए। खबरें हैं, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो वैसे तो बने ही रही है, ठीक ठाक कंपनी है, और आप खुद भी जानते ही होंगे, कोलकाता से होंगे आप तो, कि किस तरह की कंपनी है ये। बहुत पुरानी कंपनी है, कभी पढ़िएगा इसकी हिस्ट्री की। जो हावड़ा नदी है उसके नीचे सबसे पहला टनल जो है वो इन्होंने ही बनाया था, जो बाद में मेट्रो के लिए भी दिया जा रहा था, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था। पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो सीईएससी अच्छी कंपनी वैसे तो बने रही है, ग्रुप भी अच्छा है, बस थोड़ा भागा हुआ स्टॉक, यही कंसर्न है कि एक तरफा चलने के बाद में एडजस्टमेंट हुआ है, तो थोड़ा ईज आउट होएगा, नीचे आने दीजिए। दूसरा, न्यूज फ्लोज पे नजर रखिए और क्वार्टरली नंबर्स पे नजर रखिएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। और न्यूरेका सर, मेरे ख्याल से तो वो सीमेंट वाला है ना, वो न्यूवोको है न्यूरेका है, कंफ्यूज हो गया सर, इतने सारे आईपीओ आए हैं पिछले साल, नाम भूल गया। अगर वो सीमेंट वाला है, जो निर्मा ग्रुप की कंपनी है, तो आप बने रहिए। वो कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत वैल्यू है उसके अंदर, अभी वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये दूसरा वाला है तो मुझे उसका आइडिया नहीं, मैं उसके बारे में फिर पढ़ के आपको बातचीत कर पाऊंगा। ओके, इंडिया सीमेंट एंड एफएसएल। सर, इंडिया सीमेंट भी और एफएसएल भी दोनों ही बहुत ज्यादा चले हुए हैं शेरू साहब। सीमेंट में ऑब्वियसली सबसे पहला नाम तो जेके सीमेंट ही आता है हमेशा, उस पर आप नजर रखिएगा। दूसरा अल्ट्राटेक सीमेंट, ये मस्ट हैव है पोर्टफोलियो में। मस्ट हैव इसलिए बोलता हूं, इंडिया में कुल सीमेंट की कैपेसिटी का सबसे बड़ा हिस्सा अल्ट्राटेक के पास है। 125 मिलियन टन की कैपेसिटी है। इस कैपेसिटी को क्रिएट करने में कई साल लगते हैं, कई डिकेड लग जाते हैं। मतलब आप ऐसे समझिए, कच्छ में भी इनका एक प्लांट है जो कि इन्होंने जेपी से लिया था, और वहां पर लाइमस्टोन इतना इजीली अवेलेबल है कि ये तुरंत उसको वहां से क्रिएट करते हैं, अपना प्लांट को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनी तो मस्ट हैव है पोर्टफोलियो में, अगर आप सीमेंट में जाना चाह रहे हैं तो। उसके बाद आते हैं बाकी प्लेयरों में, ऑर्डर रख देता हूं आपके सामने। सबसे ऊपर अल्ट्राटेक सीमेंट्स कैपेसिटी वाइज, अंबुजा एसीसी, इन दोनों की कैपेसिटी। फोर्थ नंबर पे आते हैं आई थिंक इंडिया सीमेंट, देन कम्स जेके एंड देन कम्स बिरला कॉप, फिर जेके लक्ष्मी। तो ये ऑर्डर है। और न्यूरेका 5वें नंबर पर आता है, इन्हीं में बीच में कहीं। तो आप उस हिसाब से अपनी कॉल ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म होराइजन है, लॉन्ग टर्म व्यू है और सेक्टर में रहना है तो अल्ट्राटेक ऑब्वियसली। लेकिन अगर मीडियम टर्म भी रखना चाहते हैं तो जेके को आप नहीं भूल सकते, बिरला को नहीं भूल सकते, वो भी अच्छी कंपनी है। इंडिया में एक ही प्रॉब्लम है इंडिया सीमेंट में, एक तो दक्षिण वाला है, साउथ का एंगल है, साउथ की ही कंपनी है, साउथ में ही जो प्राइसेस हैं या साउथ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी में कामकाज करेंगे, नॉर्थ में बहुत छोटा एक्सपोजर है। और दूसरा, टीम भी है इसके अंदर, वो कोलकाता वाली, माफ कीजिएगा चेन्नई वाली, और प्लस इक्विटी साइज भी बड़ा है, तो कुछ कंसर्न्स है। और एफएसएल ऑब्वियसली अधिक एक तरफा चला है, तो इसको तो अभी आप रुक ही जाए, ज्यादा बेटर है कि नीचे मिल जाए, ज्यादा बेटर है। ओके, हाइड्रोकार्बन थीम स्टॉक। हाइड्रोकार्बन अभी तो शुरू भी नहीं हुआ कौशिक साहब, नहीं मनीष साहब। हाइड्रोकार्बन रिलायंस ऑब्वियसली सबसे बड़ा ही होगा जब ये आएगा। किसी भी कंपनी के लिए जो भी सेक्टर में रिलायंस उतर रहा है वो वहां का सबसे बड़ा प्लेयर होता है, ये आप मानते ही होंगे। रिटेल में ले लीजिए, ऑयल एंड गैस में ले लीजिए, टेलीकॉम में ले लीजिए, क्योंकि वो वेव क्रिएट करता है हमेशा। तो सेक्टर को पहले डेवलप होने दीजिए, फिर जाइएगा, ज्यादा बेटर है। और मतलब आप कभी पुरानी हिस्ट्री जरा उठा के देखिए, सिर्फ कुछ सेक्टरों की जिनमें फैंसीज बनी थी कभी एक समय पर। मिसाल के तौर पे सीएनजी, मिसाल के तौर पे ईवी, मिसाल के तौर पे सोलर। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पे
एकदम से वेव आती है कि यहाँ ये होगा वो होगा। इवन आपका ये प्राज इंडस्ट्रीज कारोबार के अंदर है, क्या बोलते हैं उसको, इथेनॉल। तो ये सेक्टर में कुछ कुछ बज आते रहते हैं और ये कुछ कुछ बज भी चलते रहते हैं। तो ऐसे सेक्टर में आप अगर साइक्लिकल टाइप मूव खेलना चाहते हैं, आपको लगता है आप स्टोरी को प्ले करके निकल जाएंगे सही समय पर, तो बात अलग है। लेकिन अदरवाइज सर क्यों रिस्क ले रहे हैं? बेटर है कि ट्रेडिशनल सेक्टर में रहिए या फिर ऐसे सेक्टर में रहिए जहां पर एटलीस्ट काम होता हुआ दिख रहा हो, काम चल रहा हो, डिमांड अच्छी हो, नंबर्स ठीक आ रहे हो, उन पे नजर रखिए, ज्यादा बेटर नहीं है। या एटलीस्ट अभी उन्हें बाजार ना पूछ रहा हूं। ओके, नेम ऑफ बजट बेस्ड स्टॉक्स। मलिक साहब, बजट में 3 तरह के सेक्टर सबसे ज्यादा चलते हैं। एक होता है फर्टिलाइजर, जिसमें आज मूव आ ही रहा था। रेलवेज, कुछ ना कुछ तो वहां भी हो गई। एजुकेशन, कुछ ना कुछ तो वहां भी हो गई। इंफ्रा, ये 4 ऐसे नाम है जो चलते ही चलते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ इनमें होता ही रहता है, कुछ ना कुछ खबर आती है। डिफेंस ऑल्सो। तो इन 5 सेक्टरों पे आप नजर रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इनमें भी कंपनियों का सिलेक्शन सही करिएगा, क्योंकि एक गलत कंपनी और आप अगले बजटों तक, बजट तक नहीं बजटों तक फंस सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, तो जरा ध्यान संभल कर चूज करिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। और बीपीसीएल एवरेज 406 6 महीने से। त्यागी साहब, डिविडेंड ही खाइए, क्योंकि जब तक इसमें कोई कॉल नहीं ली जाती है स्टेक सेल को लेकर, और स्टेक सेल में भी सही नाम का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक कुछ नहीं कह सकते। ये बीपीसीएल में क्या हर सरकारी कंपनी का प्रॉब्लम है कि ये शेयर सिर्फ डिविडेंड ही देने लायक होते हैं यूजुअली। हर तेजी में ऊपर के लेवल पे या तो स्टेक सेल आ जाता है या ओएफएस आ जाता है। तो जरा ध्यान संभल करिए, आप काम करिएगा। डिविडेंड मिल रहा है तब तक तो आप बढ़िया एंजॉय करिए डिविडेंड को ही। ओके, बीपीसीएल में हम बात कर चुके। औरबिंदो, मधुर साहब, कंपनी ठीक है, सिंगल डिजिट पी में कामकाज भी कर रहा है, वैल्यू भी सही है। रिसेंटली कुछ चलने की बातचीत थी, एक ओवरहैंग चल रहा है इनके लाइफ साइंस कारोबार को अलग करके लिस्ट कराने की बातचीत है, डीमर्जर को बेसिकली मंजूरी देने की बातचीत थी, जो अभी तक चल ही रही है। अब तक कंफर्मेशन हुआ नहीं है, उसी ओवरहैंग को बाजार प्ले कर रहा है। जिस दिन वो ओवरहैंग खत्म होगा उसके बाद देखेंगे सिचुएशन क्या बनती है। लेकिन फार्मा में औरबिंदो, लुपिन, 2 ऐसे नाम दिखते हैं जो पोटेंशियल तो काफी दिखता है, लेकिन चलते कम ही है, पता नहीं क्यों। इवन सन फार्मा भी, जबकि फार्मा मेजर है, उसके बावजूद बेटर डिवीज टाइप, रेड्डी टाइप कंपनीज में आप रहिए, या अपोलो हॉस्पिटल टाइप कंपनी में रहिए, जो कि लीडर है अपने अपने स्पेस की और शांति से चलते हैं, छोटी इक्विटी है, उसका अलग बेनिफिट मिलता है। उस तरह की कंपनियों को तलाशी हो, ज्यादा बेटर है। अच्छा, सुमितोमो केमिकल टू बाय नाउ और एसआईपी फॉर लॉन्ग टर्म, शुड चूज एनी अदर स्टॉक। अग्रवाल साहब, आज सुमितोमो केमिकल चल गया तो आज आपको लग रहा है कि खरीदारी करनी चाहिए थी, ये शेयर अब तक कैसे छूट गया मुझसे? आप एक बार इसके फाइनेंशियल तो देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंपनी खराब है, नंबर्स में के हिसाब से थोड़ा महंगा है, तो थोड़ा ईज आउट होने दीजिए, एडजस्ट करने दीजिए, उसके बाद एंटर कर लीजिएगा। आपको लगता है केमिकल में और बहुत अच्छे अच्छे नाम है जो नीचे पड़े हैं, जुबलेंट इंग्रेविया ऐसी कंपनियां पड़ी हैं नीचे हुए, लक्ष्मी केमिकल भी एक नंबर के बाद देख लीजिएगा सिचुएशन कैसे बैठती है उसकी, उनको भी तलाश सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि आज चला है आपको लग रहा है कि इसे लेना चाहिए और एसआईपी में जाना चाहिए, पहले बहुत दिन से नीचे पड़ा हुआ था तब तो आपने ध्यान नहीं दिया, और उसके अलावा वॉल्यूम भी थोड़े लो होते हैं इसमें, तो जरा देख संभल कर इसमें एंटर करिएगा, वो ज्यादा बेटर है। वेंकीज में बने रहिए विनोद साहब, कोई चेंज मत करिए वेंकीज के अंदर। आपको अगर आपके दाम से नीचे मिल जाए 1500, 1400, 1000, इन लेवल्स पे आप ले सकते हैं। सिर्फ एक कंसर्न, वो जब बर्ड फ्लू उठता है तब इसमें कोई दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि कंपनी इंडिया की जो मतलब जो इनके ओनर्स हैं, उनको इंडिया का पोल्ट्री रिवोल्यूशन का फादर बोला जाता है। ऐसे ही नहीं बोला जाता होगा ना, कुछ तो काम होगा। पुणे बेस्ड कंपनी है, और ना केवल ये एग्स और हैचरीज के अंदर है, बल्कि ये पैकेज फूड के अंदर है, रेस्टोरेंट्स के अंदर है, और साथ साथ इनका मेडिसिन का भी कामकाज है एनिमल के लिए, तो वो भी एक बिजनेस है। इनकी एक फुटबॉल टीम भी है ओवरसीज, उसका ब्लैकबर्न नाम है। तो कंपनी ठीक है, बिजनेस भी अच्छा है, मैनेजमेंट भी ठीक है, कंजर्वेटिव है, और ग्रोथ भी दे ही रही है, वैल्यू वाइज भी साउंड है। वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सेक्टर में होता रहता है, उसके हिसाब से आपको प्ले करना पड़ेगा। नीचे की तरफ ले लीजिए, 3 साढ़े 3 हजार निकल जाए, ऊपर आप बेच दीजिए, फिर वेट करिए नीचे आने का, ऐसे टाइप से आपको उसको खेलना पड़ेगा, और बाकी सिचुएशन के हिसाब से आपको कॉल लेनी होगी। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों को मैं शामिल करूंगा। माफी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे और कार्यक्रम का हिस्सा बने। आपसे अब कल मुलाकात होगी शुक्रवार को, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, जरा ध्यान संभल कर ट्रेड करिए। आज थोड़ा सा ईज आउट जरूर हुआ है मार्केट, लेकिन ठीक है, अभी भी मोमेंटम अच्छा, और अभी भी आपके पोर्टफोलियो के शेयर जो है वो नीचे ही होंगे आई गेस। तो बने रहना, ज्यादा बेटर है। लॉन्ग टर्म स्टोरी को प्ले करिए, इंडिया की सबसे अच्छी चीज है। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है।
नमस्कार।